एक हिंदुस्तानी नौजवान अनिकेत वर्मा अपनी हसीन और सादा मिजाज बीवी नीतू सिंह के साथ रोजगार के लिए सऊदी अरब पहुंचता है। शादी को भी 2 महीने भी नहीं हुए थे। नीतू की खूबसूरती ऐसी थी कि जिसे देखने वाला एक पल के लिए रुक जाता। वह हमेशा सर पर दुपट्टा रखती, धीरे धीरे बोलती और चेहरे पर मासूम सी मुस्कुराहट ली रहती। उसी कंपनी में जिसमें नकुल काम करता था, वहाँ का मालिक एक मालदार और मगरूर शख्स था। शेख फहद बिन खालिद शहर के बड़े बड़े ठेकेदार और अफसर उसके सामने झुककर बात करते। जब पहली बार उसने नीतू को कंपनी के रिहायशी कंपाउंड में देखा तो उसकी नजरें जैसे ठहर सी गई। नीतू के चेहरे की मासूमियत और शर्मगिनी ने उसके अंदर एक गलत ख्वाहिश को जन्म दिया, और तब से वो किसी बहाने उस जोड़े के बारे में जानने लगा। रविश के लिए जिंदगी वहाँ आसान नहीं थी। सख्त गर्मी, 12 घंटे की ड्यूटी और उसके बाद वह छोटा सा कमरा जहाँ शाम को वह अपनी बीवी के साथ चाय पीता और गांव की बातें करता। दोनों को लगता था कि अब उनकी जिंदगी सुकून से गुजरेगी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। एक रात नकुल हमेशा की तरह देर से काम खत्म करके घर लौटा। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर गया तो नीतू कहीं नहीं थी। उसका दिल एकदम तेज धड़कने लगा। वह दीवानावार आसपास के कमरों में गया। सबसे पूछा। किसी ने नीतू को देखा, मगर किसी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार एक बांग्लादेशी मजदूर ने दबे लहजे में कहा, भाई, अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ी स्याह गाड़ी आई थी। शेख फैद खुद था उसमें। वो तुम्हारी बीवी को अपने साथ लेके आ। यह सुनते ही नकुल के कदमों तले जमीन निकल गई। पसीना उसके चेहरे पर बहने लगा, जुबान बंद हो गई। वह घबराहट में फौरन अपने मैनेजर जतन पिल्ली को फोन लगाता है, जो खुद दक्षिण भारत का था और कई सालों से कंपनी में मैनेजर था। अनिकेत की टूटी हुई आवाज सुनकर जतन कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, अनिकेत, घबराना मत। मैं देखता हूँ क्या हुआ है। अभी कुछ मत कर, मैं बात करता हूँ। लेकिन उसके लहजे में वह नरमी नहीं थी जो एक दोस्त या साथी के लहजे में होती है, बल्कि एक अजीब सी लाचारी थी। यह कहानी है राजस्थान के गांव रतनपुर के रहने वाले अनिकेत वर्मा की, जो पिछले 12 साल से खलीज में मजदूरी करके अपने माँ बाप का पेट पालता आया था। उसने जिंदगी की शुरुआत एक आम इलेक्ट्रिशियन के तौर पर की थी, मगर अपनी ईमानदारी और हुनर से वो इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के ओहदे तक पहुंच गया। कंपनी बड़ी बड़ी इमारतों और मॉल्स की तामीर करती थी, और हर बड़े प्रोजेक्ट में नकुल की यह जिम्मेदारी होती थी कि तमाम बिजली के काम दुरुस्त हो। अब वह 30 साल का हो चुका था। 12 साल की मेहनत के बाद भी उसके अंदर एक खालीपन था, एक तन्हाई जो उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। गांव में उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। जब भी फोन पर बात होती, माँ हमेशा एक ही बात दोहराती, बेटा, अब तो शादी कर ले, कब तक अकेला रहेगा। अनिकेत हर बार बात टाल देता, मगर अब वह खुद भी महसूस करने लगा था कि हाँ, जिंदगी में किसी अपने की जरूरत है। आखिरकार उसने माँ बाप की बात मान ली। गांव में ही एक सीधी साधी मगर दिलकश लड़की देखी गई, नीतू सिंह। नीतू तालीम याफ्ता, नरम दिल और शरीफ घराने से थी। रिश्ता तय हुआ और अनिकेत 1 महीने की छुट्टी लेकर भारत पहुंचा। शादी सादगी मगर मोहब्बत से हुई। पूरा गांव खुश था कि उनके अनिकेत की किस्मत खुल गई। लेकिन शादी के सिर्फ 20 दिन बाद ही उसे वापस सऊदी जाना पड़ा, क्योंकि वहां साल में सिर्फ 1 महीने की छुट्टी मिलती थी। नीतू ने रुखसती के वक्त आंसुओं में डूबी आवाज में कहा, जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। नकुल ने उसके सर पर हाथ रखा। मैं वादा करता हूँ नीतू, अब ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। काश उसे मालूम होता यही आखिरी बार था जब उसने अपनी बीवी को सुकून से देखा। दुबई पहुंचने के बाद अनिकेत ने दोबारा अपने काम में खुद को मशरूफ कर लिया, लेकिन इस बार उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। दिन भर मशीनों के शोर में रहने के बावजूद उसके कानों में नीतू की आवाज गूंजती रहती थी। दोनों रोजाना फोन पर बात करते, एक दूसरे को याद करते और अपने जज्बात साझा करते। लेकिन वक्त के साथ हौसला बढ़ता गया और तन्हाई दोनों पर भारी पड़ने लगी। 3 महीने यूं ही गुजर गए। नीतू का हाल बिगड़ने लगा। वो अक्सर चुप रहने लगी, रातों को जागती और जरा सी बात पर रो पड़ती। उसके वालिदैन ने नकुल से कहा, बेटा, अगर हो सके तो नीतू को अपने साथ ले जा। यह लड़की तो रो रो कर कमजोर होती जा रही है। नकुल खुद भी परेशान था, मगर वह जानता था कि सऊदी अरब में लेबर कैटेगरी में आने वालों को अपनी बीवी को साथ रखने की इजाजत नहीं होती। इसी तजबज्जुब में कई दिन निकल गए।
आखिरकार एक रात उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि अब वह दुबई की नौकरी छोड़ देगा। 12 साल की कमाई लेकर भारत लौट जाएगा। चाहे छोटा मोटा कारोबार ही क्यों ना शुरू करे, मगर अपनी बीवी और घर वालों के साथ रहेगा। अगली सुबह वह अपने मैनेजर जतन बिल्ली के दफ्तर गया। सर, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। जतन चौंक गया। इतना बड़ा फैसला क्यों? अनिकेत ने धीरे से कहा। सर, बीवी अकेली है, मैं उसकी हालत देखकर खामोश नहीं रह सकता। जतन पिल्ली कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं मालिक से बात करता हूँ, शायद कोई रास्ता निकल आए। जतन ने शेख फहद बिन खालिद को सारी बात बताई। शेख ने बेरुखी से कहा, जाना चाहता है तो जाने दो, उसकी जगह और रख लेंगे। जतन ने आदब से कहा, सर, वो 12 साल से हमारे साथ है, हर काम की बारीकी जानता है, अगर वह जाएगा तो नुकसान हमारा होगा। शेख ने पल भर सोचकर कहा, तो फिर क्या चाहते हो? जतन बोला, अगर कंपनी की तरफ से उसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सर्टिफिकेट दे दिया जाए तो कानूनन वह अपनी बीवी को बुला सकता है। शेख ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, कर दो। चंद दिनों में वह सर्टिफिकेट तैयार हुआ, वीजा बना और आखिर नीतू दुबई आ गई। जब नकुल ने उसे एयरपोर्ट पर देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। दोनों ने एक छोटे से फ्लैट में नई जिंदगी शुरू की। मोहब्बत, सुकून और उम्मीद के साथ अनिकेत दिन भर कंपनी के काम में लगा रहता और शाम को घर आकर नीतू के हाथ का खाना खाता। नीतू भी खुश थी कि अब वह अकेली नहीं, उनकी जिंदगी में सुकून और प्यार लौट आया था। कुछ दिन बाद जतन पिल्ली ने दफ्तर में नकुल से हंसते हुए पूछा, कैसी चल रही है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी अनिकेत? अनिकेत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो बहुत अच्छी सर, अगर आप ना होते तो शायद यह मुमकिन ना होता। जतन हंसा, बस जबानी शुक्रिया काफी नहीं, पार्टी तो बनती है। नकुल बोला, आपके लिए तो जान हाजिर है सर, बताइए कहाँ चलना है? जतन ने शोखे से कहा, होटल का खाना तो रोज खाते हैं, इस बार घर का चक्कर आए तुम्हारी बीवी के हाथ का। अनिकेत ने हंसते हुए कहा, जरूर सर, इस इतवार को आ जाइए, नीतू भी खुश हो जाएगी। इतवार का दिन आ पहुंचा। अनिकेत वर्मा और उसकी बीवी नीतू सुबह से ही खुशी खुशी तैयारियों में लग गए। नीतू ने बाजार से सामान मंगवाया, सालन, बिरयानी और मीठे की तैयारी शुरू की। अनिकेत खुद जाकर कुछ खास मसाले और फल खरीद लाया और शाम के लिए एक छोटी बोतल शराब की भी ले आया। वहाँ शराब पीना आम बात थी, इसीलिए किसी को ऐतराज नहीं था। रात के 8 बजे के करीब जतन पिल्ली अपने दो साथियों के साथ अनिकेत के घर पहुंचा। सबने खुशी से इस्तकबाल किया। थोड़ी देर में हंसी झाग, बातें और शराब के गिलास छलने लगे। जतन कंपनी के किस्से सुना रहा था, साथ ही कह कहे लगा रहे थे और अनिकेत बस मुस्कुराकर सबकी खिदमत कर रहा था। कुछ देर बाद नीतू ने बावर्ची खाने से आवाज दी, खाना तैयार है, सब लोग दस्तरखान पर आ जाइए। सालन, चावल, मीठा सब कुछ घर के जायके से भरा था। सबने दिल खोलकर खाना खाया, तारीफ की और माहौल हल्का सा जज्बाती हो गया। रात के 10 बजे जब सब उठने लगे तो जतन ने हंसते हुए कहा, अरे भाई नकुल, कम से कम अपनी बीवी से तो मिलवाओ, हमने तो उन्हें देखा भी नहीं। नकुल थोड़ा सा झिझका, फिर अंदर गया और नीतू से बोला, वो तुमसे मिलना चाहते हैं, बाहर आ जाओ। नीतू ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दुपट्टा सर पर रखा और कमरे से बाहर आई। जैसे ही जतन उसे देखता है, पलके झपकना भूल जाता है। कुछ लम्हे वह यूं ही खामोश खड़ा रहता है। नीतू की सादगी, उसकी शर्म ही और चेहरे की रोशनी ने जैसे सबको साकित कर दिया। जतन के दिल में एक अजीब सा एहसास उभरता है, हैरत भी और हसद भी। वो दिल ही दिल में सोचता है, अब अरे, ऐसे मामूली से लड़के को इतनी खूबसूरत बीवी कैसे मिल गई? वह से कैफे अपनी जेब से कुछ नोट निकालता है, नीतू के हाथ पर रख देता है। यह शगुन के तौर पर रख लो भाभी जी। उसके दोनों साथी भी वैसा ही करते हैं। अनिकेत को कुछ अजीब सा लगता है, मगर वह बस मुस्कुराकर बात टाल देता है। थोड़ी देर बाद सब मेहमान रुखसत हो जाते हैं। अगले दिन मामूल के मुताबिक दफ्तर का काम शुरू हो गया। कुछ दिन बाद कंपनी की मीटिंग के दौरान जब जतन शेख फहद के साथ बैठा था, बातों बातों में अनिकेत वर्मा का जिक्र आ गया। शेख ने पूछा, वो नया सुपरवाइजर कैसा काम कर रहा है? जतन ने मुस्कुराते हुए कहा, सर, काम तो जबरदस्त कर रहा है, मगर अगर आपने उसकी बीवी देखी ना तो हैरान रह जाएंगे। इतनी हसीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी। लगता ही नहीं कि वो किसी आम आदमी की बीवी हो। शेख ने दिलचस्पी से कहा, वाकई, तो फिर हमें भी दीदार कराओ उस चांद का। जतन बोला,
क्यों नहीं सर, इसी इतवार को मैं उसे फोन कर देता हूँ। आप डिनर के लिए उनके घर चलिएगा, शेख ने कहका लगाया। ठीक है, हम भी देखें वह कौन सी किस्मत वाला है जिसे ऐसी नेमत मिली है। जब जतन पिल्ली ने फोन पर अनिकेत को बताया कि सितवार कंपनी के मालिक शेख फहद बिन खालिद खुद उसके घर डिनर पर आने वाले हैं, तो अनिकेत चौंक गया। क्या सर, वो मेरे घर पर अचानक कैसे? जतन हंसा। बस यूं समझ लो, उन्हें तुम्हारा खाना पसंद आ गया। मैंने बताया था कि तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी कुकिंग करती है और वह काफी हसीन भी है। तो शेख साहब ने कहा, चलो खुद देख लेते हैं। अनिकेत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बस आहिस्ता से ओके सर कहा और फोन उठाया। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। क्या वाकई शेख सिर्फ खाने के लिए आना चाहते हैं या उनकी नजर किसी और चीज पर है? उसने कई बार सुना था कि कुछ अमीर शेख अपने मातेहतों की औरतों पर बुरी नजर रखते हैं, मगर अब कुछ कर भी नहीं सकता था। चाहे दिल माने या ना माने, इतवार की दावत फिर तय हो गई। वो दिन भी आ गया। शाम होते ही नकुल नायर और नीतू ने पूरा घर साफ किया। नीतू ने खुशबू लगाई, खाने की तैयारी की और दिल ही दिल में दुआ की कि सब खैरियत से गुजर जाए। रात के 8 बजे के करीब शेख फहद अपनी बड़ी स्याह गाड़ी में जतन पिल्ली के साथ दरवाजे पर पहुंचा। अनिकेत ने चुपकर सलाम किया। सर खुशामदीद। शेख के चेहरे पर वही सर्द मुस्कान थी जैसे किसी शिकार को देखने वाला देता है। अंदर आते ही मेज पर मशरूबात लग गई और जतन ने हंसते हुए कहा, चलो भाई, एक बार फिर तुम्हारी बीवी के हाथ का खाना खाते हैं। शराब की गिलास भरे गए। बातों का सिलसिला चला और हर बार जब नीतू कुछ सर्व करने आती तो शेख फहद की नजरें बस उसी पर टिकी रहती। वह चुपचाप उसके हर आते जाते अंदाज को घूरता रहा। नीतू की झिझक और आंखों की शर्म से माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल गया। खाने के बाद शेख ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बियां निकाली और मुस्कुराते हुए नीतू की तरफ बढ़ाई। यह हमारी तरफ से तुम्हारे हाथों के खाने का शुक्रिया। जब डिब्बियां खोली गई तो अंदर एक चमकती हुई हीरे की अंगूठी थी। नकुल ने घबराकर कहा, सर, इसकी क्या जरूरत थी? शेख ने संजीदगी से जवाब दिया, जरूरत नहीं, खुशी है और यह मैं तुम्हें नहीं दे रहा, तुम्हारी बीवी को दे रहा हूँ। यह सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया। नीतू ने नजरें झुका ली। नकुल ने कुछ नहीं कहा, बस नीतू ने दबे दिल से अंगूठी कूल कर ली। कुछ देर बाद शेख और जतन वहां से चले गए, मगर अनिकेत के दिल में बेचैनी रह गई। अगले 3 दिन आम से लगे, मगर फिर अजीब बात शुरू हुई। अब कंपनी रोज अनिकेत को दूर दराज के साइट्स पर भेजने लगी। पहले उसे शहर के करीब प्रोजेक्ट मिलते थे, मगर अब रोज सुबह निकलना और रात गए लौटना मामूल बन गया। उसे हैरत हुई मगर वह चुप रहा। उसे काम से मोहब्बत थी। इसी तरह एक दिन वो सुबह जल्दी निकल गया। दोपहर के करीब अचानक दरवाजे की बेल बजी। नीतू ने दरवाजा खोला तो सामने शेख फहद खड़ा था। वह चौंक गए। सर, आप यहाँ, नकुल तो काम पर गए हैं, शेख ने मुस्कुराकर कहा। मुझे मालूम है, इसीलिए आया हूँ। और यह कहकर वह बिना इजाजत अंदर दाखिल हो गया। नीतू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराहट में फौरन कमरे में जाकर अनिकेत को फोन लगाया। नकुल नायर एकदम सुन्न हो गया। फोन पर नीतू की कांपती हुई आवाज आई, जल्दी आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। शेख फहद घर पर बैठे हैं। अनिकेत ने बम मुश्किल खुद को संभाला। नीतू, मैं शहर के दूर वाले साइड पर हूँ, कम से कम 1 घंटा लगेगा, लेकिन मैं अभी निकल रहा हूँ। दरवाजा अंदर से बंद रखना, किसी बात पर हाँ मत कहना। यह कहकर उसने हेलमेट पहना, फाइलिंग गाड़ी में फेंकी और तेजी से रवाना हो गया। उधर फ्लैट में शेख फहद इत्मीनान से सोफे पर टेक लगाए बैठा था। नीतू ने झिझकते हुए पानी रखा तो वह नरम मगर हुक्म वाले लहजे में आसा, घबराओ नहीं, हम बस बात करने आए हैं। नीतू ने नजरें झुका ली और खामोश बैठे सुनने लगी। शेख क्या कह रहा था, यह बात बाद में खुलेगी। उस वक्त घर की फिजा में सिर्फ अब बेचैनी गूंज रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद जब नकुल सांस फूलती हालत में फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा तो अंदर सन्नाटा था। कमरा वही, चीजें वैसी, मगर नीतू गायब। वो राहदारी में दौड़ा, बराबर वाले फ्लैट की घंटी बजाई। एक बांग्लादेशी मजदूर ने दबे लहजे में बताया, अभी अभी बड़ी सियाह गाड़ी आई थी। शेख फहद खुद आए, अंदर गए और भाभी जी उनके साथ बैठकर चली गई। यह सुनकर अनिकेत के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। जिस खदश से वह डर रहा था वही सामने आ खड़ा हुआ था। कांपते हाथों से उसने फौरन जतन पिल्ली को फोन किया।
जतन ने बात सुनी तो वह भी सन्नाटे में आ गया। तुम घबराओ नहीं, मैं 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। लाइन बंद करते ही जतन ने डर और लाचारी के साथ शेख फहद का नंबर मिलाया। सर, आप क्या नीतू इस वक्त आपके पास है? शेख ने बेपरवाही से जवाब दिया। हाँ, वह हमारे विल्ला में है। जतन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। सर, वह कब तक वहाँ रहेंगी? सद लहजे में जवाब आया। कम से कम 3 दिन तो रहेंगी ही। जतन का गला सूख गया। वो सीधा निकेत को फोन करके बोला, मैंने मालिक से बात की है, नीतू 3 दिन बाद खुद घर वापस आ जाएगी। अभी तुम कुछ मत करो। यह सुनकर नकुल का खून खौल उठा। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है जतन, तुमने ही रास्ता दिखाया, तुमने ही। जतन तड़प कर बोला, खुदा के लिए यकीन करो, मेरा कोई हाथ नहीं, मुझे भी अभी पता चला है। नकुल ने गुस्से में कहा, मैं अभी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा। जतन ने सख्त लहजे में रोका, ऐसा मत करना नकुल, यह उनका मुल्क है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और याद रखो, तुमने नीतू को यहाँ कंपनी के सर्टिफिकेट पर बुलाया है, जिसकी बुनियाद कमजोर है। अगर पुलिस में गए तो उल्टा तुम फंस सकते हो। पासपोर्ट कंपनी के पास है, कागजात उनके इख्तियार में है। जरा सा भी कदम गलत हुआ तो ना तुम कहीं जा सकोगे ना नीतू। यह सुनकर अनिकेत दीवार से टिककर बैठ गया। फोन हाथ से ढलक गया। कमरे में बस एक आवाज रह गई, उसकी तेज सांसें और बेबसी की भारी गूंज। फिर वह दिन जो नकुल के बर्दाश्त करना मुश्किल समझता था आ गया। 3 दिन के बाद नीतू घर वापस लौटी, मगर वह हालत ऐसी थी कि देखकर नकुल का दिल फट गया। वह आते ही रो पड़ी, नकुल के गले में लिपट गई और दोनों एक दूसरे के सहारे बेहोशी से रोने लगे। जब नीतू ने आहिस्तगी से वो वाकया बताया तो नकुल का दिल कुचल सा गया। तेरे साथ 3 दिन में जो कुछ हुआ वो तेरा कलीजा पार कर देता है। उसने मुझे घर तक जाने नहीं दिया, दिन रात मेरे साथ बर्बरता किया, जैसा उसका मन चाहा वैसा किया। नीतू की बातें सुनकर नकुल की आंखें खून से भर गईं। अल्फाज में बयान करने से परे वो दर्द जिसने इन दोनों की जिंदगी बदल दी थी। अनिकेत ने कहा, हम यहाँ रह नहीं सकते। नीतू, ये जगह अब मेरे लिए नहीं। नीतू ने कांपते हुए कहा, किसे पता, अगर यहाँ रहे तो यह दोबारा हो सकता है। मुझे तुम बस यहाँ से ले चलो। यह नर्क है, बाहर की जन्नत दिख सकती है, मगर यहाँ इसे मैंने झेला है। फिर अनिकेत ने कंपनी में अपने जमा पैसों के लिए जतन बिल्ली से मदद मांगी। उसके अकाउंट में 4 से 5 लाख जमा थे, जो वह वापस लेना चाह रहा था, ताकि घर जाकर फिर से नया आरंभ करे। जतन ने मालिक से बात की, मगर मालिक ने किसी न किसी बहाने से रकम जारी करने से इनकार कर दिया और कहा, तुम समझते हो फौरन पैसे जारी कर दूंगा, अभी हमारा मन नहीं भरा, जब हमारा मन भरा तो हम खुद तुम्हें आजाद कर देंगे। जतन ने यह सुनकर वापस आकर अनिकेत को बताया कि कुछ और वक्त दरकार होगा। 3 दिन के बाद दोबारा वही कहानी। शेख नरम लहजे में बोलता रहा, तुम जानती नहीं कि तुम्हारे और तुम्हारे शौहर का भला इसी में है। जैसा मैं कहूँ वैसा करो, चंद दिन गुजार दो, फिर मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुमने ख्वाब में भी ना देखा होगा। नीतू खामोशी से इन बातों को सुनती रही, फिर चुपचाप उसी गाड़ी में बैठ गई और रवाना हो गई। अनिकेत आंखों से बहते आंसुओं के साथ बस देखता रह गया। किसी शौहर के लिए ऐसा दुख कि अपनी बीवी अपनी मर्जी के बगैर किसी और के हवाले होती दिखे, नाकाबिल बर्दाश्त होता है। वो रोकने की हर कोशिश करता, मगर हाथ बंधे थे। उसके पास सिर्फ रोना और मायूसी बची थी। नीतू जब गई तो 1 हफ्ते तक वापस ना आई। 1 हफ्ते बाद जब वह लौटी तो उसकी हालत दीगर को थी। चलने फिरने की सख्त कमजोरी, आंखों में स्याह निशान और रूह में इतना जख्म के अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। घर आकर सीधी अनिकेत के गले में लिपट गई और दोनों बेहिसाब रोए। जब नीतू ने बताना शुरू किया तो अनिकेत का दिल कुचल सा गया। वो 3 दिन जिनमें वो मुझे लेकर रखा, हर रोज हर लम्हा उसने मेरे साथ ज्यादतियां की। मुझे घर जाने भी नहीं दिया, वह जो चाहता वैसा करता रहा। मैं अभी भी जब सोचती हूँ तो मेरा दिल छलनी हो जाता है। नीतू की बातें सुनकर अनिकेत की आंखों से खून जैसे आंसू निकल आए। दर्द इतना गहरा था कि बोलना मुश्किल था। अनिकेत ने कहा, हम यहाँ रह नहीं सकते नीतू, मैं भी इस दलदल में नहीं फंसना चाहता। नीतू ने कांपते हुए कहा, ले चलो मुझे यहाँ से, यह यहाँ जन्नत नहीं नर्क है, मैंने इसे बर्दाश्त किया है। लेकिन दोस्तों, मामला दुबई जैसी हाई प्रोफाइल जगह का था।
पहले तो वहाँ की पुलिस अनिकेत वर्मा की शिकायत लेने को भी तैयार नहीं थी। कई दिनों की तगोदाव सिफारिशों और दबाव के बाद जब कहीं जाकर शिकायत दर्ज हुई, तब यह मुकदमा धीरे धीरे ऊपर तक पहुंचा। मामला दुबई के आला अफसरों और बाद में भारत के विदेश मंत्रालय तक भी पहुंचा, मगर अंजाम वही निकला जो अक्सर ऐसे मामलों का निकलता है। भारत का कानून आप जानते ही हैं। यहाँ भी अपराधी खुलेआम घूमते हैं। वहाँ एक ताकतवर शेख के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती? दुबई में कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, और इस तरह यह मामला कागजों और फाइलों में उलझकर रह गया। अदालतों और थानों के दरमियान आज भी वह केस लटका हुआ है। अनिकेत वर्मा और नीतू अब तक इंसाफ के इंतजार में है, मगर शायद उनका यह इंतजार हमेशा इंतजार ही बनकर रह जाएगा। अनिकेत ने आखिरकार दुबई की नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। दोनों भारत लौट आए, अपने गांव में बस गए। आज भी वह दिन याद करते हैं तो बदन कांप जाता है, सांस रुकने लगती है। नीतू जब वह 3 दिन याद करती है तो आंखों से बेकाबू आंसू बह निकलते हैं, और अनिकेत जब अपनी बेबसी को याद करता है तो उसके दिल में एक ही एहसास उभरता है, काश उस दिन वह अपनी बीवी को रोक पाता, काश वो वहां कभी गया ही ना होता। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक जोड़े की नहीं है, उन हजारों लोगों की है जो बेहतर जिंदगी की तलाश में परदेश जाते हैं और वहां ना जाने किन किन आजमाइशों में फंस जाते हैं। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की दिलाजारी करना नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और सचेत करना है, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना सकें, जहां कोई नीतू या नकुल दोबारा ऐसे हालात का शिकार ना हो। अगर आपको यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह भी बताइए कि आप दुनिया के किस हिस्से से सुन रहे हैं। दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई सच्ची कहानी के साथ। सजग रहिए, सावधान रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय